अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरी है ये थोड़ी सी डिटेल्ड स्टोरी है और ये चैन ऑफ इंसिडेंट्स है। ये जो स्टोरी है ये मिस सना ने हमें भेजी है और इनका जो बेसिकली ताल्लुक है वो कराची से है। ये बताती है कि जब इन्होंने आंख खुली तो इन्होंने देखा कि इनके घर में इनकी जो मदर हैं या इनके जो फादर हैं वो दोनों कराची यूनिवर्सिटी में तालीम दिया करते थे, यानी ये दोनों टीचर्स थे और इनकी जो रिहाइश थी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद थी। अब कराची यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं या जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं उनकी बाकायदा एक कॉलोनी बनी हुई है या एक सोसाइटी बनी हुई है। वहां पर बहुत सारे क्वार्टर्स मौजूद हैं और हर किसी को उसके ग्रेड या रैंक के हिसाब से रिहाइश दी गई है। ये बताती है कि अब से तकरीबन 20 या 22 साल पहले की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी होती वो और ज्यादा वीरान और ज्यादा सुनसान हुआ करती थी। खास तौर पर वो जो सर्वेंट क्वार्टर वाला एरिया था या स्टाफ कॉलोनी थी, वहां पर दूर दूर तक ना किसी का नामो निशान था, ना कोई हुआ संगीत करता था। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे जो सराउंडेड इनकी दोस्त वगैरह बन रही थी या जो और टीचर्स के बेटे थे या बच्चियां थी वो इनको बताया करते थे कि ये जो स्टाफ कॉलोनी है यहाँ पर बहुत सारे वाकयात और मामलात पेश आया करते हैं। जैसे कि ये बताती हैं कि एक दफ़ा इनको पता चला कि जो गुजरी हुई रात थी उस रात में इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके साथ कोई वाकया पेश आया है। जब इन लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और थोरली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वह जो गार्ड था उसका कहना था कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। मैं जो मामूल की ड्यूटी है वो अंजाम दे रहा था, जगह जगह चक्कर लगा रहा था, बाइक पर घूम रहा था और मैं देख रहा था किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। कि इसी दौरान में यह जो बरगद का दरख्त है वहां पर कोई मूवमेंट मुझे महसूस हुई। अब जब मुझे मूवमेंट महसूस हुई तो जाहिर सी बात है मेरे जहन में सबसे पहले यही आया कि कोई चील होगी या कोई कौवा होगा या कोई परिंदा होगा जो इस दरख्त पर मौजूद है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है और ये जो पत्ते हैं ये हिल रहे हैं। खैर, काफी देर गौर करने के बाद जब वो मूवमेंट खत्म नहीं हुई तो मैंने सोचा कि मैं उस दरख्त के नीचे जाता हूँ, टॉर्च की मदद से देखने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन सी एंटिटी है या कौन सी मखलूक है या कौन सा परिंदा जो वहां पर मौजूद है। अब यह हिम्मत करके जैसे तैसे उस दरख्त के करीब पहुंचे और अल्टीमेटली उस दरख्त के नीचे आ गए। जब ये उस दरख्त के नीचे पहुंचे तो इन्होंने ऊपर टॉर्च मारी और जब इन्होंने ऊपर टॉर्च मारी तो वहां पर किसी का नामो निशान मौजूद नहीं था। लेकिन अभी भी इनको महसूस हो रहा था जैसे कोई ना कोई है जो इनको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुसलसल मूवमेंट की आवाज आ रही थी और कोई ना कोई प्रेजेंस थी जो इनको फील हो रही थी लेकिन नजर नहीं आ रही थी। ये बताते हैं कि काफी देर तक मैं वहां पर देखता रहा। उसके बाद अल्टीमेटली वापस मैं आ गया। मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो। मैंने इग्नोर संगीत किया और आगे की तरफ जाने लगा। यह बताती है कि जैसे इनका गार्ड आगे के चल रहा था वैसे वैसे वो जो आवाज थी दोबारा से आना शुरू हो गई थी और अब बाकायदा महसूस हो रहा था कि बहुत ज्यादा जोर से आवाज आ रही है। कोई है जो अपनी प्रेजेंस शो करना चाहता है, कोई संगीत है जो बताना चाहता है कि मैं यहां पर मौजूद हूं, कोई है जो इस गार्ड को मैसेज दे रहा है कि तुम यहां से चले जाओ, मैं यहां पर मौजूद हूं। खैर, जब आवाज बहुत ज्यादा बढ़ी तो अल्टीमेटली गार्ड ने पलट के देखा, संगीत। और जब गार्ड ने पलट के देखा तो गार्ड ने देखा कि एक बहुत बड़ी सी चिमगादड़ है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के बराबर की चिमगादड़ है और वो पेड़ से उल्टी लटकी हुई है। उसका जो धड़ है या उसका जो वजूद है वो चिमगादड़ की तरह है, लेकिन उसका जो चेहरा है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी औरत का चेहरा है। जैसे ही गार्ड ने यह देखा तो जितना तेज वह हो सकता था वहां से भागा या वहां से निकला और जो उसका अड्डा था जहां पर बहुत सारे गार्ड्स या सिक्योरिटी गार्ड्स बैठा करते थे वहां जाकर रुका। वहां जाके जितने भी गार्ड्स वगैरह मौजूद थे या इनका जो इंचार्ज था उसको जाकर इसने इन्फॉर्म किया। अब जब इसने उन सबको इन्फॉर्म किया उसके बाद सारे के सारे जितने भी गार्ड्स थे वो यहां पर आए। उन्होंने आकर चेक किया तो वहां पर ना कोई चमगादड़ मौजूद संगीत थी, ना चिमगादड़ की तरह कोई औरत मौजूद थी, ना किसी का नामो निशान था। अब सबका यही ख्याल था कि हो सकता है इसका वहम हो या यह नींद में हो। इनमें से कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था और सारे के सारे लोग इस गार्ड को लान तान कर रहे थे। यह बताती है जो इंसिडेंट था भले कोई इस पर यकीन करे या ना करे लेकिन यह पेश आ चुका था
और स्टाफ कॉलोनी के जितने भी लोग थे सबको पता चल चुका था कि ऐसा वाकया पेश आया है। ये बताती है कि इसी तरह 4 दिन मजीद गुजर गए और इत्तेफाक से उन दिनों हमारी एक कजिन थी, उसकी शादी चल रही थी। अब शादी जब आपकी फैमिली की होती है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको पूरा का पूरा अटेंड करें। तो ऐसा ही था कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हर प्रोग्राम में वहां पर जाएं और जितनी देर तक हो सकता है हम वहां पर रुके, वहां पर ठहरे और वहां पर एंजॉय करें। और जब ये एंजॉयमेंट खत्म हो जाए, ये प्रोग्राम खत्म होने लगे, तो हम वापस अपने घर में आ जाए। ऐसी ही एक रात थी और रात के तकरीबन 3:30 का टाइम था। मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, हम सब जो है अपनी कजिन की शादी के प्रोग्राम से वापस आ रहे थे। अब जब हम वापस आया करते थे तो हम लोग कोशिश करते थे कि जो शेख जद वाला गेट है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि लेट नाइट तक वह खुला होता है। ऐसा ही हुआ कि मेरे जो फादर थे उन्होंने वही गेट इस्तेमाल किया और उस गेट को इस्तेमाल करते हुए वो स्टाफ कॉलोनी की तरफ आने लगे। संगीत, मेरे फादर गाड़ी चला रहे थे। इनकी जो गाड़ी थी उस वक्त के हिसाब से नहीं थी, संगीत, और जबरदस्त थी। मेरे फादर जितना तेज हो सकता था गाड़ी को चला रहे थे कि इसी दौरान में जैसे ही इन्होंने मोड़ काटा तो एकदम से सामने लाइट पड़ी, और जब सामने लाइट पड़ी तो इन्होंने देखा कि वहां पे एक लड़की है जो खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत तैयार हुई हुई है, मेकअप वगैरह अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारी ज्वेलरी है जो उसने पहनी हुई है। संगीत, अब ये जो लड़की वहां पर खड़ी हुई थी उसको ना सिर्फ मैंने देखा था, मेरे भाई ने देखा था, मेरे फादर ने देखा था, मेरी पूरी फैमिली ने देखा था और सब आई विटनेस थे कि वहां पर एक लड़की खड़ी हुई है। अब उस लड़की को वहां पर देखने के बाद मेरे जो पेरेंट्स थे, संगीत, उनकी 2 राय थी। या तो हो सकता है कि लेट हो गई हो, किसी प्रोग्राम से आ रही हो, या फिर कुछ और मामला भी हो सकता है। बहरहाल मेरी जो मदर थी उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आप गाड़ी साइड में रोकें, इस लड़की से पूछें कि इतनी रात में ये यहां पर क्या कर रही है। अगर इसको कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो जितनी हेल्प हमसे हो सकती है हम कर देंगे। ये बताती हैं कि जब मेरे फादर ने यह सुना तो उन्होंने थोड़ा सा आगे जाकर गाड़ी रोकी, संगीत, और जब उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से वो उतरे और पलटे तो इन्होंने देखा कि वहां पे जहां पर अभी एक लड़की खड़ी हुई थी, जिस लड़की को हम सब ने देखा था जो बड़ी तैयार हुई हुई थी, वो वहां से गायब हो चुकी है। वहां पर ना वो लड़की मौजूद है, ना उसका नामो निशान मौजूद है। यह बताती है कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा। मैं बड़ी होती चली गई और मैंने भी कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, और इस दौरानिए में, जो कि बहुत अरसा था, बहुत सारे वाकयात पेश आए जो सारे के सारे बयान नहीं किए जा सकते। अब यह बताती है कि मेरी जो शादी हुई, इत्तेफाक से जिन साहब से शादी हुई वो भी जामिया कराची के टीचर थे। खैर, जब मेरी शादी हुई तो जैसे आम लड़कियां होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे इनके सपने होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। वो चाहती हैं कि जब उनकी शादी हो जाए तो उनको बहुत अच्छी लाइफ मिले, बहुत अच्छा पार्टनर मिले, बहुत अच्छे ससुराल वाले हो। ये सारी ख्वाहिशात मेरे अंदर भी मौजूद थी। मेरे जो हस्बैंड थे, हालांकि वह कराची यूनिवर्सिटी के परमानेंट फैकल्टी मेंबर थे, लेकिन उन्होंने वहां पर रिहाइश इख्तियार नहीं की हुई थी। इन्होंने जो घर लिया हुआ था वो रोड क्रॉस करके सामने जो गुलिस्तान जौहर का इलाका है, वहां पर एक बंगला लिया हुआ था। वो एक बहुत बड़ा बंगला था। वहां पर इनकी पूरी की पूरी फैमिली रिहाइश पजीर थी। ये बताती है, जो बहुत बहुत बड़ा सा बंगला था। इसमें जो ऊपर का हिस्सा था, यानी फर्स्ट फ्लोर था, तो वह काफी अरसे से खाली था। और जब मैं शादी होने के बाद वहां पर गई तो मेरी सास का प्लान यह था कि जो ऊपर का हिस्सा है वो मुझे दे दिया जाए, लेकिन मेरा यह दिल था कि मैं अपनी फैमिली के साथ, जो मेरे ससुराल वाले हैं, उनके साथ रहूं, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, संगीत, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकूं। क्योंकि अगर मैं ऊपर चली आती तो ऊपर जाने के बाद
लाजमी सी बात है कि मेरा नीचे आना कम होता और अल्टीमेटली मेरी उनके बगैर रहने की आदत बन जाती। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी इस फैमिली को, क्योंकि मेरी नई फैमिली है, क्योंकि मेरी रियल फैमिली है, उनको अपने से अलग करूं या मैं उनसे संगीत दूर हूं। ये बताती है कि इसी तरह जब मैं शादी के बाद अपने नए घर गई, एक आध हफ्ता गुजरा तो एक हफ्ते के बाद मुझे वहां पर पता चलना शुरू हुआ कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामलात हैं जो इस बंगले में, इस घर में हुआ करते हैं। जैसे कि बताती हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि मैं खाना बनाने के लिए जा रही थी। अब क्योंकि ये जॉइंट फैमिली थी तो खाना एक ही जगह बना करता था, संगीत, और मेरा प्लान ये था कि खाने के लिए मैं कोई चावल वगैरह या सब्जी वगैरह बनाऊंगी, और खाना वगैरह बनाने के लिए मेरी सास ने मुझे फुल अथॉरिटी दी हुई थी कि मैं जो चाहे बनाऊं, जो चाहे करूं, संगीत। और उन्होंने कहा था किसी से पूछने की या मशवरा लेने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हारा दिल चाहे खुद बना लिया करो। बहरहाल इनके जहन में यह था कि ये चावल या इस तरह की चीज बनाएंगी या कोई सब्जी वगैरह बनाएंगी। लिहाजा ये किचन में गई, और जब ये किचन में गई, वहां जाकर चावल वगैरह निकालने लगी या सब्जी निकालने लगी, तो इसी दौरान में ये देखने लगी कि इनकी जो सास हैं वो पीछे से आके इनके पास खड़ी हो गई हैं। अब ये बड़ा हैरान थी, क्योंकि नॉर्मली इनकी जो सास थी वो इस तरह का बिहेव नहीं किया करती थी या इस तरह की हरकतें नहीं किया करती थी। खैर काफी देर तक ये चुप रही। फिर इन्होंने पलट के देखा और पूछने लगी कि अम्मी खैरियत तो है, कोई काम है क्या? जब इन्होंने ऐसे कहा तो जो इनकी सास थी वो कहने लगी कि बहू क्या बना रही हो? मैंने कहा कि मैं सब्जी और चावल वगैरह बना रही हूं। तो कहने लगी कि बेहतर होगा कि तुम यह सब्जी या चावल वगैरह ना बनाओ, गोश्त बना लो, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गोश्त खाऊं। यह बताती है कि सुन के मैं बड़ा हैरान हुई, क्योंकि इन्होंने दोनों बातें कर दी थी। एक तरफ इन्होंने मुझे कहा था कि जो तुम्हारा दिल चाहे वह बना लो, और दूसरी तरफ ये मुझे कह रही थी कि मेरा दिल गोश्त खाने का चाह रहा है। खैर मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप कहती हैं वैसे कर लेती हूं। और फिर इन्होंने गोश्त का कोई सालन वगैरह बना लिया, और जब वो सालन वगैरह बन गया, सारे के सारे लोग गैदर हुए और खाना लगा, तो इनकी सास आ गई। और इनकी सास ने जब देखा कि खाने के लिए गोश्त बनाए, तो वह कहने लगी कि बेटा मुझे तो नहीं देना, क्योंकि मैं तो परहेजी खाना खाती हूं, यह गोश्त में इस्तेमाल नहीं किया करती। अब यह सुन के ये बड़ी हैरान थी। यह सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी ये किचन में आई थी, इन्होंने मुझे कहा था कि गोश्त खाने का दिल चाह रहा है, और अभी ये सबके सामने कह रही हैं कि मैं गोश्त नहीं खा सकती, मैं परहेजी खाना खाती हूं। खैर कुछ देर ये चुप रही। उसके बाद इन्होंने कहा कि अम्मी आप अभी किचन में आई थी तो आपने मुझे कहा था कि मुझे गोश्त खाना है, तो मैंने इसीलिए गोश्त बना दिया है, वरना मैं गोश्त कभी भी नहीं बनाती। अगर मुझे पता होता कि आप परहेजी खाना खाती हैं। यह बताती है कि यह सुनने के बाद इनकी जो सास थी वो मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी चलो परेशान ना हो, एक प्लेट में गोश्त निकालो और वो संगीत, ये जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है उनकी सीढ़ियों पर जाओ और वहां रख के आ जाओ। अब जब मैंने ये सुना तो मैं हैरान हुई, ये ऐसा करने का क्यों बोल रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसे ही किया। एक प्लेट में गोश्त निकाला और वो जो ऊपर वाली स्टेयर्स थी वहां रख के आ गई। ये बताती हैं कि अगले दिन जब मैंने वह प्लेट चेक की तो वह जो प्लेट थी वह मुकम्मल तौर पर खाली थी। अब ये जो कुछ हुआ था ये हैरान करने वाला था, बल्कि डरा देने वाला था। अब मैंने जो मेरे हस्बैंड थे उनको सारा का सारा वाकया सुनाया और उनसे पूछने लगी
वो कहने लगे, भाई मुझे कुछ नहीं पता, मेरी अम्मी ही बताएंगी तुम्हें। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसा कर लो, इसमें क्या मसला है। यह बताती है कि इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात होने लगे। जब भी हमारे घर में गोश्त बनता तो मेरी जो मदर थी या जो मेरी सास थी वो मुझे कहती कि एक प्लेट निकालो और सीढ़ियों पर रख के आ जाओ। अब जो कुछ ये कह रही थी या जो कुछ मैं कर रही थी, मेरे जहन में पहला और आखिरी इम्प्रेशन यही था कि हो सकता है कोई बिल्ली आती हो, वो खा लेती हो। लिहाजा मैं ज्यादा इंसिस्ट नहीं करती थी, लेकिन क्वेश्चन अपनी जगह मौजूद था कि आखिर ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि मैंने कभी भी वहां पर बिल्ली को आते आते नहीं देखा था। यह बताती है कि इसी तरह मजीद 5-6 दिन गुजर गए। संगीत। और अब मैंने सोच लिया था कि जब मेरी सास मुझे कहेंगी कि सीढ़ियों पर जाओ और गोश्त रख के आ जाओ, तो मैं उनसे पूछूंगी जरूर कि वो ऐसा क्यों करवाती हैं। यह बताती है कि एक दफा रात के 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हुई थी और बाहर ताजा हवा ले रही थी। इत्तेफाक से जो मेरे हस्बैंड थे वो भी किसी डिनर में गए हुए थे और वह भी अभी तक वापस नहीं आए थे। संगीत। यह बताती है कि जब मैं खिड़की में खड़ी हुई थी तो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जो हमारा पार्क वाला एरिया है, यानी गेट से अंदर एंटर होते ही जो पार्क वाला एरिया है जहां पर गाड़ी खड़ी होती है, वहां पर कोई ना कोई है जो मुसलसल टहल रहा है। और मैं काफी देर से कोशिश कर रही हूं कि संगीत मैं उसको पहचान सकूं, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही। जितना मुझे नजर आ रहा है उसके मुताबिक यह शायद हमारी मासी की बेटी है जो यहीं रहा करती है। हो सकता है कि उसको भी नींद नहीं आ रही हो, इसलिए वह पार्क में या पार्किंग एरिया के पास आ गई। यह बताती है कि मैं काफी देर तक उसको ऑब्जर्व करती रही। कभी वह नीचे बैठ जाती, कभी वह पार्किंग एरिया में चली आती। संगीत। कभी वह पेड़ के पास जाकर बैठ जाती। गर जितनी स्ट्रेंज हरकतें वो कर सकती थी वो कर रही थी। इसी दौरान संगीत में एकदम से हॉर्न बजा। मेरे जो हस्बैंड थे वो आ गए और जब मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने देखा कि वो जो लड़की अभी यहीं बैठी हुई थी, जो गार्डन में टहल रही थी या कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, वो एकदम से गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की कभी यहां आई नहीं थी या यहां पर मौजूद ही नहीं थी। खैर ये बात भी आई गई हो गई और इसी तरह मजीद 1 से 1.5 महीना गुजर गया और 1 से 1.5 महीने बाद जो मेरी सास थी उनको किसी एंगेजमेंट के लिए दूसरे शहर जाना था। खैर जब वो जा रही थी तो मुझे बता के गई थी कि सारी चीजें कहाँ पर रखी हैं, कीज कहाँ पर रखी हैं, और कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, जैसे कि नॉर्मली बड़े किया करते हैं। और मैं उनकी ताबेदार, जैसे वो कह रही थी, मैंने हाँ में हाँ मिलाई, उनको रुखसत कर दिया। अब यह बताती है कि जब सास जा चुकी थी तो मैंने सोचा कि जो मेरी फैमिली है या जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको मैं दावत पर बुला लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो सबके साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब क्योंकि मेरी सास वगैरह मौजूद नहीं थे तो मैंने सोचा कि इनको कल ही बुला लेती हूँ। और ऐसा ही हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स वगैरह की दावत की और जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने भी हामी भर ली कि हम लोग आ जाएंगे। ये बताती है कि मेरे घर वाले आने वाले थे। मैं संगीत दावत की तैयारी कर रही थी और मेरी कोशिश थी कि बहुत अच्छी दावत कर सकूं संगीत, और उसके लिए मैंने मीठे का भी इंतजाम किया था। अब यह बताती है कि जब मैं किचन में मौजूद थी तो मैं मीठा बना रही थी। इसी दौरान में एकदम से मेरी सास संगीत की आवाज आई। एकदम से मेरे जहन से निकल गया कि वह दूसरे शहर गई हुई है और मैंने रिप्लाई किया, जी अम्मी। और जैसे ही मैंने कहा कि जी अम्मी, तो वो कहने लगी कि जो तुम मीठा बना रही हो थोड़ा सा बढ़ा के बना लेना। अब ये बताती है कि मैंने भी कहा ठीक है अम्मी। उसके बाद में मीठे को बढ़ा के बनाने लगी। खैर मीठा बनाते बनाते एकदम से मेरे जहन में आया कि ये जो आवाज थी ये किसकी आवाज थी, क्योंकि जो मेरी सास हैं वो तो किसी दूसरे शहर में जा चुकी हैं।
मैं इन्हीं ख्यालात में गुम थी, लेकिन मैंने जो मीठा बनाया था उसको कसीर तादाद में बनाया था, और वह जो मीठा था उसका एक बाउल निकाल के वैसे ही किया था कि जाकर स्टेयर्स पर रख दिया था और वहां पे रख के छोड़ दिया था। अब मेरे पेरेंट्स वगैरह आए, घर में दावत हुई, बहुत अच्छी दावत थी, सब अच्छा रहा। और जब मेरे पेरेंट्स चले गए तो मैंने स्टेयर्स पे देखा तो वो जो बाउल था जो मैंने वहां जाकर रखा था वो खाली था। ये बताते हैं कि इसी दौरान में इनको खुशखबरी मिली कि माशाल्लाह ये माँ बनने वाली है। और जब ये खुशखबरी इनको मिली तो इनकी सास दूसरे शहर में मौजूद थी, और इनकी जो मदर थी उन्होंने बहुत सारी बेसिक इनको दे दी थी कि आपने क्या क्या एहतियात करनी है, क्या क्या काम है जो नहीं करने हैं, स्टेयर्स वगैरह पे नहीं चढ़ना है। ये बताती कि एक दफ़ा बहुत खुशगवार मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरे हस्बैंड जल्दी घर आ चुके थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो बाहर चलते हैं और पैदल वॉक करते हैं। अब वॉक करते करते हम लोग घर से बाहर निकल गए और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक हम लोग वॉक करते रहे। जब मैं वॉक कर रही थी तो वॉक करते करते एकदम से मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे शोल्डर जो है वो भारी हो चुके हैं, या मुझ पर कोई वजन है जो आ चुका है। मुझे अपना जो वजूद था वो भारी लगने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जो हस्बैंड थे, मैंने उनको बताया, उनसे पूछा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहने लगे, हो सकता है कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन है और ऐसी कंडीशन में ऐसा फील होता हो। ये बताती है। खैर हम लोग वॉक वगैरह करके वापस घर आ गए, और जब हम घर आ गए तो मुझे अब बाकायदा महसूस होने लगा जैसे मेरे जो शोल्डर्स हैं उन पर कोई वजन रखा हुआ है या कोई बैठा हुआ है। अब जब मेरी मुसलसल ऐसी हालत रही तो जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने अपनी अम्मी को यानी मेरी सास को फ़ोन किया। उनको फ़ोन करके सारी बात बताई, और जैसे ही मेरी सास को उन्होंने सारी बात बताई तो जो मेरी सास थी वो कहने लगी कि यकीनन तुम लोग बाहर निकले लोगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, हाँ बारिश हो रही थी लिहाजा हम लोग बाहर चले गए थे। तो वो कहने लगी कि इस हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए, यकीनन कोई ना कोई बुरी चीज़ है या नेगेटिव चीज़ें जो इसके साथ घर में आ गई हैं। खैर मेरी जो सास थी वो कहने लगी कि फला फला जो आयत है वो पढ़ते रहो और मैं 1 दिन में आ जाऊंगी, फिर मैं आकर खुद देखूंगी। ये बताती है कि ठीक 2 दिन के अंदर मेरी जो सास थी वो वापस आ चुकी थी, और वापस आने के बाद उनको जो भी आयत वगैरह आती थी या जो भी इलाज आता था वो उन्होंने किया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरी हालत बेहतर हो गई, और जब मेरी हालत बेहतर हो गई तो मेरी सास ने मुझे सख्ती से कहा कि इस हालत में तुम कोशिश करो कि मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलो, और कोई भी काम अगर करना है तो मगरिब से पहले कर लो। और उसके साथ साथ ये बताती है कि इनकी सास ने इनको इन्फॉर्म किया, ये राजशा किया कि जिस घर में हम रहते हैं यहाँ पर हमारे साथ जिन्नात का एक पूरा का पूरा कबीला है जो रहा करता है, और ये बहुत अच्छे जिन्नात हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर तुम पाक साफ रहोगी, इनका ख्याल रखोगी तो ये भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये बताती है कि मैं आज भी उसी घर में रहती हूँ, और हमारे साथ साथ और दीगर मखलूक़ात जो यहाँ पर रहा करती हैं, लेकिन वो हमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, जिंदगी दे, हम सब की सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।